अम, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का दुखद हादसा हुआ जी। और खास तौर पर हम आज उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। जी। मतलब वो डर, वो चिंता, वो सदमा जो इस घटना ने पीछे छोड़ा है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इसका असर सिर्फ यात्रियों या उनके परिवारों तक ही सीमित नहीं है, हाँ। बल्कि जो लोग दुर्घटना स्थल के पास रहते हैं, वो समुदाय और वो अकेले यात्री जो बच गए, हाँ, विश्वास कुमार रमेश। उन पर भी हाँ। ये एक बहुत कई परतों वाला असर है। तो इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, एक बार बस जल्दी से याद कर लेते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी। हाँ। अहमदाबाद से उड़ी ही थी कि BJ मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गई। हाँ, और ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। विमान मुश्किल से शायद 600-650 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा होगा। हाँ। जब पायलट ने वो थ्रस्ट लॉस की कॉल दी, मतलब इंजन की शक्ति अचानक खत्म हो गई थी। और आंकड़े तो खैर बहुत ही दुखद हैं। बहुत भयावह। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, उनमें से 241 की जान चली गई। और जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की मौत हुई। और फिर वो एक चमत्कारी कहिए, विश्वास कुमार रमेश। जी, सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश बच निकले। ये सब सुनना ही कितना मुश्किल है। खैर, अब आते हैं इसके मनोवैज्ञानिक असर पे। आम लोगों पर जो हवाई यात्रा करते हैं, उन पर क्या असर दिख रहा है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से लोगों में उड़ान भरने का डर, जिसे एवियोफोबिया कहते हैं, एवियोफोबिया, हाँ। वो काफी बड़ा है। लोग अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। कुछ हैं जो अब छोटी दूरी की ही फ्लाइट लेना पसंद कर रहे हैं। और कुछ शायद यात्रा से पहले ज्यादा प्रार्थना या रिलैक्सेशन तकनीकों का सहारा ले रहे होंगे। बिल्कुल, ये भी देखा जा रहा है। और साथ ही अनिद्रा, मतलब नींद ना आना, और पैनिक अटैक जैसी शिकायतें भी बढ़ी हैं। एविएशन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर रॉबर्ट बोर का भी जिक्र है। वो क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, प्रोफेसर बो कहते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारी जो सुरक्षा की एक बुनियादी भावना होती है, हाँ, उसको हिलाकर रख देता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये डर अक्सर अस्थायी होता है। अच्छा। जी, और सही मदद जैसे थेरेपी वगैरह से इसे संभाला जा सकता है। ये जानना अहम है। अच्छा, ये तो हुई आम जनता की बात, लेकिन उस जगह का क्या जहां ये हादसा हुआ? अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल के पास रहने वालों लोगों पर क्या बीत रही है? वहां स्थिति काफी चिंताजनक है। जो लोग सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए, मतलब जिनका कोई अपना उस फ्लाइट में नहीं था या जिनका घर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, हाँ, उनमें भी मनोवैज्ञानिक तनाव के लक्षण साफ दिख रहे हैं। जैसे कि? जैसे बच्चे, वो विमान की आवाज सुनते हैं तो कांपने लगते हैं। बड़े लोगों में नींद ना आना, भूख ना लगना, बुरे सपने आना, ये सब आम हो गया है। ओह। और जो टेलीमानस जैसी हेल्पलाइंस हैं, वहां पर चिंता और नींद की समस्याओं से जुड़ी कॉल्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। पूरा का पूरा समुदाय एक तरह से सदमे में है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऐसी त्रासदी की लहरें कितनी दूर तक जाती हैं। और फिर वो एक व्यक्ति जो इस सबसे गुजरे और बच निकले, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे शायद। जी हाँ, 11A। वो विमान का मलबा जब एक इमारत से टकराया तो जो आपातकालीन निकास था, वहां से वो बच निकले। शारीरिक रूप से तो वो ठीक हो रहा है, ऐसा सुना है। हाँ, शारीरिक चोटें ठीक हो रही हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो, जिसे सर्वाइवर गिल्ट कहते हैं, जीवित बच जाने का अपराध बोध, हाँ, उस गहरे अपराध बोध से वो जूझ रहे हैं। और ये शायद इसलिए और भी तीव्र है क्योंकि उनके भाई की इसी हादसे में मृत्यु हो गई। ये समझना भी मुश्किल है कि कोई जीवित बच जाए तो उसे अपराध बोध क्यों हो। ये एक बहुत जटिल भावनात्मक प्रतिक्रिया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अकेले बचने वालों को अक्सर लगता है, चाहे वो कितना भी अतार्किक क्यों ना हो, कि वो दूसरों की मौत के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। और उन्हें अक्सर PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और इसी अपराध बोध जैसी लंबी चलने वाली भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस हादसे का असर क्या विमानन उद्योग के लोगों जैसे पायलट और क्रू पर भी पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। एयर इंडिया के पायलटों और क्रू सदस्यों में भी तनाव और पैनिक अटैक के मामले सामने आए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से कुछ उड़ानें निलंबित भी करनी पड़ी। तो हाँ, असर काफी व्यापक है। तो इन सभी प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है या क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, कई स्तरों पर सुझाव दिए गए हैं। जैसे जो प्रभावित समुदाय हैं उनके लिए सांस लेने वाले व्यायाम जैसे आनापान प्राणायाम, अच्छा, अपनों से बात करना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना और टेली काउंसलिंग की सुविधा लेना। और जिन्हें उड़ने से डर लग रहा है उनके लिए?
उनके लिए थेरेपी एक विकल्प है, या फिर धीरे धीरे डर का सामना करना, जैसे छोटी दूरी की उड़ानें लेना। हाँ। और जरूरत पड़े तो दवा या ध्यान जैसी तकनीकें भी मदद कर सकती हैं। और विश्वास कुमार रमेश और वो बचावकर्मी जो सबसे पहले वहां पहुंचे, उनके लिए तो शायद ज्यादा गहन मदद की जरूरत होगी। निश्चित रूप से उनके लिए स्थिति कहीं ज्यादा जटिल है। उनके लिए लंबी अवधि की मनोरोग देखभाल, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग, मतलब ऐसी काउंसलिंग जो उनके आघात को समझकर की जाए, हाँ। और पीयर सपोर्ट, यानी ऐसे लोगों का समूह जो समान अनुभवों से गुजरे हों, उनका साथ मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें लंबे समय तक सहारे की जरूरत होगी। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मुख्य बात यही है कि अहमदाबाद दुर्घटना का जो मनोवैज्ञानिक असर है वो बहुत गहरा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। अकेले बचे यात्री के व्यक्तिगत सदमे से लेके आम जनता की चिंता और स्थानीय निवासियों के डर तक। लेकिन अहम बात यह भी है, जैसा विशेषज्ञ कह लें, कि डर और तनाव जैसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है। हाँ, ये कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और समय पर सही मदद मिले, चाहे वो थेरेपी हो या समुदाय का साथ, तो इससे उभरा जा सकता है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। जब कोई ऐसी त्रासदी किसी समुदाय के इतने करीब होती है तो उसका असर उन पर भी होता है जो सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। सही कहा। मलबा तो हटा दिया जाता है, लेकिन वो समुदाय असल में ठीक होना कैसे शुरू करता है और वो कौन से अदृश्य घाव हैं जो पीछे रह जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक लंबी